पहला प्रश्न सर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ही लेते हैं। इस सम्मेलन की क्या उपलब्धियां रहीं और क्या यह अमेरिका को घेरने वाला एक मंच बनता जा रहा है? हम यह भी जानना चाहते हैं कि अभी जो 6 नए सदस्य इसमें शामिल करने की बात की गई है, उससे क्या एक संदेश गया है, और क्या अब ब्रिक्स का नाम भी बदला जाएगा, क्योंकि अब तो और नए सदस्य देश इसमें आ रहे हैं? नीरज जी, देखिए, ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स तकरीबन अभी 16 साल पुराना हो गया है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और पुतिन ने ही, अगर देखा जाए, रशिया में उन्होंने ही इसको शुरू कराया था। उस समय ये ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा और एम यही था कि एक तरह से अगर देखा जाए कि ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बने। इन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के इसमें था, साइंटिफिक और टेक्निकल जो एडवांसमेंट्स थे उनको लेकर के थे कि वो भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी और ऐसी इसमें चीज़ें नहीं थी। लेकिन मुख्य जो चीज़ देखने वाली है कि ये जो 5 देश ब्रिक्स में अभी तक हैं, इनमें दुनिया का 42% पॉपुलेशन है। इनके पास 25% दुनिया की जीडीपी है इन देशों के पास। तो ये अगर लेके हम चलें तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था, बहुत कुछ कर सकते थे। इन 16 साल में क्या हुआ वो हम देखेंगे आगे, लेकिन ये लेके चलेंगे कि ये ग्रुप काफ़ी बड़ा था। इन्होंने बीच में एम तो ज़रूर किया कि ये G7 को टक्कर दे सकेंगे। हालांकि उस समय देखा जाए, ख़ास करके उस समय 2009 की दशक, अगर 2009 के 9, 10, 11 की अगर आप देखिए, 9, 10 का जो समय था, उस समय वेस्ट की इकॉनमी काफ़ी नीचे हो गई थी। डिप्रेशन तकरीबन था उस समय और लगा था कि ब्रिक्स शायद ऊपर आएगा। रूस की इकॉनमी अच्छी थी, चीन की भी अच्छी थी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि भारत की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी, इतनी ऊपर नहीं थी। तो उस समय सबको ज़रूरत थी एक दूसरे की, तो वो ले करके लगा था कि ब्रिक्स हो सकता है कि दुनिया में अपना एक अलग जो है एक रास्ता दिखाए दुनिया को आगे बढ़ने के लिए, और जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड हैं उनको लेकर के ये आगे चल सकें। दूसरी जो, रादर मैं कहूँगा तीसरी जो मुख्य चीज़ ये भी उस समय आई कि डॉलर की एक ऑल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम लेके चल सकते हैं, चाहे वो नई करेंसी बने कोई, या इनमें से कोई करेंसी आगे बढ़े, जो कि चीन ने शुरू भी किया था युआन को अपना आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ऐसे एम्स लेके चले थे कि ये इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि अचीव क्या हुआ, क्या हासिल कर पाए हैं, तो अभी तक बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया है। हाँ, एक ग्रुप ज़रूर है, एक वॉइस इनको ज़रूर मिली इन देशों को या बाकी देशों को जो इनके साथ हैं, कि अपनी पॉइंट आगे बढ़ा सकें या उस पर ये आगे बढ़ सकें। लेकिन अभी खास करके जब 3-4 साल से वैश्विक जो सिचुएशन है, जो स्थिति है जियोपॉलिटिकल, वो जो बदल गई है, वो एक मुख्य चीज़ है जो हमें देखने की ज़रूरत है। खास करके जो अभी यूक्रेन रशिया वॉर के साथ हुआ, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, G20, G7 लीजिए, और अभी जो रशिया की जो कंडीशन है, चीन की जो हालत है। चीन इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन गया था, लेकिन चीन की अभी अर्थव्यवस्था नीचे चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ देखिए बढ़ रहा है, 21% है चीन का। इकॉनमी GDP ग्रोथ जो है काफ़ी डाउन हो गई है, 5% या उससे नीचे। उसके अलावा कई बैंक्स, उनके लार्जेस्ट जो रियल स्टेट कंपनी थी एवरग्रांडे, उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। कई कंपनीज़ हैं जो कि चीन को छोड़ करके बाहर आ रही हैं। रूस की हालत आप देखिए, सैंक्शंस की वजह से और लड़ाई की वजह से उसकी इकॉनमी काफ़ी नीचे हो गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि असर डाल रही हैं ब्रिक्स के ऊपर।
उसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत की इकॉनमी दुनिया के उन गिनी चुनी इकॉनमीज में है जो सबसे ऊपर जा रही है। तकरीबन माना जा रहा है कि 7% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ होगा भारत का। 5 अभी तकरीबन $4 ट्रिलियन के आसपास तो पहुंच ही गया है भारत की इकॉनमी जो है। कहा जा रहा है कि जल्दी 5 पहुंच जाएगी, उससे आगे पहुंच जाएगी। हालांकि चीन की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, बट जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डेवलपमेंट जो किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर बोला है कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, वो जो चीज़ें हैं कि रेड टेप की जगह रेड कारपेट हम जो भारत बिछा रहा है लोगों के लिए, उसकी वजह से आप देखिए कितनी कंपनीज अभी भारत में आने की सोच रही हैं। कम से कम 6 से 7 जो आईटी में कंपनीज थी, एप्पल से लेकर के और एसर तक, वो जो है उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें देख करके देखा जाए तो भारत की इकॉनमी ही सबसे अच्छी चल रही है ब्रिक्स में। साउथ अफ्रीका और जहाँ तक ब्राज़ील का है, उनकी जो है हालत तकरीबन बराबर है, बहुत ज़्यादा ना ऊपर हैं ना नीचे हैं। तो इस वजह से ब्रिक्स में अभी तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ पाया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था अभी कि मैक्सिमम जो इकॉनमीज़ जो आगे बढ़ रही हैं, जिसमें लोगों का भरोसा है, वो भारत का है इनके बीच में। चीन की जो है वो लोगों ने देख लिया है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके और कैसे अपने लोगों को या देशों को जो है अपने ये इकोनॉमिक जो जंजाल है या जंगल है उसके अंदर उसको लिए जा रहे हैं, क्योंकि सारे जो हैं उन पर कर्जदार बनते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ स्थितियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दी हैं ब्रिक्स को। इसी बीच जो डिफरेंसेस हैं चीन और भारत के बीच में, वो भी एक हैं जो कि हम उसको अलग नहीं कर सकते इसके बीच में से। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रिक्स के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही हैं। और जो चीज़ें लेके चले थे, भी आप देखिए जो यहाँ पर एड्रेस भी किया सभी ने, चाहे पुतिन ने किया, उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि वो लड़ाई क्यों हो रही है उनके और यूक्रेन के बीच में। उन्होंने कहा कि वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वेस्ट का थोपा हुआ है। उन्होंने अपनी ताकत के बारे में बताया, ऑयल और फूड ग्रेन्स के बारे में, कैसे वो अफ्रीका की मदद कर रहे हैं, तो कैसे करते रहेंगे। तो वो अपनी चीज़ बताए। चीन में भी शी जिनपिंग जो कि वहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया। ज़्यादातर एक्सपेंशन की बात सभी ने किया कि हाँ एक्सपेंशन किया जाए, क्योंकि तकरीबन देखा जाए तो ये जो 5 देश हैं उसके अलावा करीब 35 देशों के और रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हैं, और कई देशों ने अप्लाई कर रखा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। तो उनको मेंबरशिप बढ़ाने की भी जो है बातचीत काफ़ी दिनों से चल रही है, इसमें और देश जोड़े जाएं। एम क्या होगा इसका, इन देशों को जोड़ने का, ये भी सोचने की बात है। क्या ब्रिक्स फिर रह जाएगा, या ये एक जियोपॉलिटिकल फील्ड बन जाएगा, या फिर वही ये भी जो है इकोनॉमिक ग्रुप बनेगा, या सिक्योरिटी भी लेके साथ में चलेगा। अभी जो माहौल है और जो कहा जा रहा है कि ये G7 को के बरखिलाफ़ या टक्कर दे सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि G7 की जो इकॉनमी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है अभी वो काफ़ी है। तो उसको तो हम ये जो ब्रिक्स है वो हावी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मिल के चलेगा और सबकी सहमति आपस में रहेगी, आपस को लेकर के सब एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ेंगे, तब ये जरूर, जैसा कि भारत ने बोला है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि हम तो ग्लोबल साउथ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 की जो कामयाबी कल की मिली, उसका भी उन्होंने श्रेय सभी को दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये भारत के लिए नहीं है, ये सभी बाकी भी देशों के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए। तो ये चीज़ अगर लेकर के आगे बढ़े तो हो सकता है कि ये एक अच्छा ग्रुप बने जो कि कुछ हटकर सोचे, G7 से हटकर सोचे, और जो अपनी ही नहीं
ग्लोबल साउथ के बारे में सोचे। तो ये चीज़ जो है अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अगर आगे हो जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें देखिए कई चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड प्रोग्राम्स हैं, ये सब ये बेसिक ज़रूरत हैं खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ की। और जहाँ पर ये हो रहा है अफ्रीका में, वहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत है। और अफ्रीका खुद ही ऐसा है जहाँ उसके पास तो बहुत चीज़ें हैं। अफ्रीका में खुद ही देखिए, उनके नेचुरल रिसोर्सेज देखिए, बहुत कुछ हैं जो एक्सप्लॉइट किए गए हैं, उनको खुद को उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर अगर उनकी मदद की जाए तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं, मैन पावर उनके पास काफ़ी होगा, जिसको अगर स्किल करे आदमी, उनको आगे बढ़ाए तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको ले करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये आज की तारीख में देखें तो ये थोड़ा आपस में एक ग्रुप में एक चैलेंजिंग ग्रुप है, जो कि इनको अगर रशिया या चाइना या भारत आपस में मिलकर के अगर एक दूसरे को अपने डिफरेंसेस नहीं लेके चलेंगे इस ग्रुप में, तब जो है मुझे नहीं लगता कि ग्रुप अपनी जो एम्स हैं उसको आगे लेके आगे बढ़ पाएगा। ऑल्टरनेटिव ट्रेड सिस्टम के बारे में बात हुई थी, यहाँ तक बात हुई थी कि कॉमन करेंसी डॉलर को कैसे हटाया जाए, उसकी जगह कॉमन करेंसी ली जाए, जिस पर अभी तक सहमत नहीं हो पाई। हालांकि ये जरूर बात हुई कि जो ब्रिक्स के देश हैं ये आपस में अपनी करेंसी में जो है ट्रेड करें, लेकिन कोई कॉमन करेंसी पर अभी तक बातचीत नहीं हो पाई। और अभी भी जो इस जो सम्मेलन हुआ था अभी समिट साउथ अफ्रीका में, वहाँ भी ये बात नहीं बन पाई। रशिया वार, रूस की वजह से जो सप्लाई चेन का इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से दुनिया में कई चीज़ों की कमी पड़ गई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं हो पाया। एक बहुत बड़ा मुद्दा था फूड ग्रेन्स के बारे में, जो ओपन ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसका फ़ायदा सभी को नहीं मिल पा रहा है, कुछ ही का कब्जा है इसके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर भी सहमति जो है बनी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई कि कैसे करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, वो भी एक चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि पहले से इकॉनमी के बारे में इन्होंने सोचा नहीं था। अभी पहले आप देखिए AIIB बना था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक बना था, जिसका बेसिकली काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन देशों में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन वो भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, वो भी वर्ल्ड बैंक की तरह ही आगे बढ़ के रह गया। ब्रिक्स में भी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, इसका भी हेडक्वार्टर जैसे पहले मैंने बताया उसका शंघाई में था, इसका भी शंघाई में था। इसका भी एम वही था, रिसोर्सेज मोबिलाइज करना और इन कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको देखना, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उनके बारे में सोचना, इकॉनमी और बाकी चीज़ों के बारे में सोचना, लेकिन वो भी अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत थी, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अभी जो है जो नई चीज़ें हैं इनमें ये जो बैंक्स हैं ये आगे जो चीज़ें हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड उनको लेके अगर आज साथ में चलें तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप देखिए जो नई ग्रुपिंग्स हैं वो कोई बहुत आगे नहीं बढ़ी। आप सार्क देखिए, आपसी जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए ब्रिक्स अगर आपस के डिस्टेंसेज नहीं कर पाया तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है एक जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाए चीन के लिए, जो चीन ज़्यादा चाहता है इस समय, रूस इस समय ज़्यादा चाहता है और दोनों ये दिखाना चाहते हैं दुनिया में, खास करके वेस्ट में, वेस्ट को, नाटो और यूरोप और अमेरिका को और बाकियों को भी, कि काफ़ी देश हमारे साथ हैं। ज़्यादा मेंबरशिप करना, ये कहना कि 40 देश तकरीबन हैं जो चाहते हैं मेंबरशिप, एम एक वही होगा कि ये जो है ये वो उन देशों को लेकर चलें जिसमें ऑलरेडी चीन का प्रभुत्व है, और वो जो है एक मंच बनाएं कहने के लिए कि हम जो है हमारे साथ इतने देश हैं दुनिया के और इनका सपोर्ट हमें हासिल है। तो फिर अगर ऐसा होगा
तो ये फिर वही मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चला जाएगा, बजाय जो ये बाईपोलर या मल्टीपोलर होने की जगह वेस्ट से कन्फ्रंटेशन लेने की बात फिर शुरू हो जाएगी। जो हम चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, और अगर ऐसी ग्रुपिंग होगी तो शायद वो एम नहीं हो पाएगा। कुछ तो यहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ये चीन का न्यू कॉलोनिज्म तो नहीं है, कि नई कॉलोनी जैसे पहले देशों का हुआ था वर्ल्ड वॉर से पहले, कि वो चीज़ शुरू हो जाए पैसे के बल पर और इनको ऐसी ग्रुपिंग बना करके। तो ये जो चीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है देखना कि ये उसमें नहीं जाए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि अगर एक ग्रुप बनता है, एक दूसरे के लिए काम करता है, सबकी जीडीपी अगर बढ़ती है, सबकी अगर खुशहाली बढ़ती है, तो एक बहुत बड़ा मंच होगा जो कि अपनी बातें कह सकता है। अगर 40 देश जैसे कह रहे हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर इकट्ठे होते हैं तो ये यूएनओ में भी अपनी वॉइस या वर्ल्ड के किसी फोरम में अपनी वॉइस एक साथ रख सकते हैं, जिसको दूसरों को सुनना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है इनको एक साथ आने में। कोई जो चीज़ें हैं अपने टर्म्स पर सेटल कर सकते हैं, चाहे WTO है, चाहे क्लाइमेट के बारे में है, जो भी और चीज़ें हैं जो कि इनको इफ़ेक्ट करती हैं और जिस पर अभी तक कहा जाता है कि वेस्ट और अमेरिका और बाकियों का दबदबा है, वो अपनी चीज़ें मनवाते हैं। तो ये चीज़ें ले करके आदमी चल सकता है आगे। जहाँ तक समिट का सवाल है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, और अफ्रीका में देखिए आजकल होड़ लगी हुई है। रूस भी वहाँ अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, ऑलरेडी है कई कंट्रीज़ में, उसके वैगनर ग्रुप कई कंट्रीज़ में हैं जो काम कर रहे हैं। नाइजर में जो अभी हुआ है, वहाँ रूस ने खुद धमकी दे दी है कि अगर किसी ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया तो ठीक नहीं होगा। उसके साथ ही चीन ने भी वहाँ कई देशों में अपना BRI को बढ़ावा दिया है। कई देश जो है कर्जदार हैं चीन के। अमेरिका भी वहाँ अपना प्रभुत्व चाहता है, भारत भी वहाँ कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इस हिसाब से अफ्रीका एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश बन गया है। जो हमने पहले बोला था कि काफ़ी कुछ अनएक्सप्लोर्ड है अफ्रीका में, नेचुरल रिसोर्सेज से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर के कई चीज़ें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो कि बहुत आगे सभी को फ़ायदा उससे हो सकता है। चीन जो है, आप देखिए अगर देखा जाए तो अमेरिका को ओवरटेक कर रहा है वहाँ इन्वेस्टमेंट में, और जो है अपने बाकी देशों को अपने साथ लेके चलने में अफ्रीका में। लेकिन चीन की इकॉनमी अभी डाउन हो रही है कई चीज़ों से, जब से खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे कुछ चीन के खिलाफ। रूस ऐसे ही डाउन है, तो कितना आगे ले जा पाएंगे इन कंट्रीज़ को और या इनको इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये थोड़ा आज की तारीख में डाउटफुल है। दूसरा, जो स्ट्रेटजिक कंडीशंस हैं आज की तारीख में जो चल रही हैं चीन के बरखिलाफ, ताइवान या इंडो पैसिफिक में, उसको लेकर के कितना आगे बढ़ पाएगा। चीन का अपने नेबर्स के साथ अभी भी कई 14 देश जो है खास करके हैं जो नेबर्स हैं, उनके साथ इसका अभी तक जो लैंड बाउंड्री है उसका सेटलमेंट नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अगर देखी जाएं तो बहुत कुछ हैं जो कि अभी तक ब्रिक्स में हैं, जिनको कि अगर ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी भी। और आप देखिए, जैसे मैंने कहा कॉमन करेंसी की बात इन्होंने नहीं की। रशिया नेचुरली मैंने कहा दिखाना चाहता है दुनिया को या वेस्ट को कि हमारे फ्रेंड्स अभी भी हैं। इंडिया और ब्राज़ील अभी भी दो ऐसे देश हैं जो कि वेस्ट के तरफ इनका झुकाव है। तो अगर ये ग्रुपिंग वेस्ट को चैलेंज करना चाहता है तो क्या मुमकिन हो पाएगा कि इंडिया और ब्राज़ील दोनों जो है, भारत और ब्राज़ील वेस्ट से भी उनके क्लोज हैं, करीब हैं। उसके साथ जो इंडिया जो है आज की तारीख में भारत, रूस और चीन दोनों से जो है compete कर रहा है। इनफैक्ट भारत ज़्यादा है ग्लोबल साउथ का लीडर, उनकी बात आगे रखने में।
एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा देश साथ में आ रहे हैं, क्योंकि G20 में भी, ब्रिक्स में भी, G20 में और हर किसी फोरम में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी गए उन्होंने ये बोला है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ को लेके चलना चाहता है, जितने डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देश हैं उनकी आवाज़ बनना चाहता है, बन रहा है। और अभी देखिए कल का जो स्टेटमेंट है अमेरिका के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, उनका जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है वो किसी हालत में अमेरिका का जियोपॉलिटिकल राइवल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास इतनी अभी भी ताकत नहीं है जितना कि ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास आपस में तालमेल नहीं है, इनकी आपस के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं और ये कभी भी अमेरिका या जो वेस्ट है उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे या उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे। और अभी जो देखिए जो मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स बनाने के बारे में भी आखिर में जाकर के 6 देशों पर सहमत बनी, अदरवाइज ये भी सहमत 3 दिनों में नहीं बन पाई थी। हालांकि सभी ने बोला था कि ये बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ब्रिक्स को। हाँ, भारत के लिए ज़रूर एक अच्छी बात थी कि अपने को छोड़ करके भारत ने बड़ा क्लियरली साफ सत्र ये बताया कि हम दूसरे देशों को चाहते हैं लेकर के चलना, वो आगे बढ़ें और उनकी आवाज़ बने, उनका फ़ायदा हो हर एक फील्ड में। भारत में जो कुछ प्रोग्रेस हुई है इकॉनमी के बारे में, चाहे फूड ग्रेन्स के बारे में, एग्रीकल्चर, हेल्थ, बैंकिंग, UPI, ये सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया और बताया कि हम वो चाहते हैं कि हम शेयर करें और सारे देश आगे बढ़ें। और उसके साथ ही आप देखिए चंद्रयान की मैंने कहा सफलता का श्रेय दुनिया को दिया, साथ में भारत के साथ ही प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्वामीनारायण टेम्पल जो बन रहा है, जो कंप्लीट होना है 2025 में, उसके बारे में भी देख के आए। तो भारत ने जहाँ भी है यहाँ पर गए हैं वहाँ पर अपना जो है अपने आप को, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सामर्थ्य को दिखाया है और सबको साथ ले चलने की बात कही है। अगर ब्रिक्स उस पर चलेगा तो ज़रूर आगे बढ़ करके अपने जो मकसद हैं, जो उन्होंने एम बनाए, उसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।